सारे लोगों ने जो है वो अपनी जान ख़त्म की। मगर अब ये देखें ना कि कोरोना की वजह से ये बीमारियां सब नीचे चली गई हैं और हॉस्पिटल जो हैं कोरोना की वजह से कोरोना भर के गए। ऊपर करें जी। हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी में लिवर है। जी, इसको अगर आप नहीं सही तरह देखेंगे तो फिर ये आप बीमारी की तरफ चले जाएंगे। और सही। इसमें अगर 10 लोगों को साइमा जी, अगर जी। हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 6 या 7 लोगों का फैटी लिवर आ रहा है, और लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, फैटी लिवर को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। अगर ये ज़्यादा अरसा रहेगा तो फिर आपको डायबिटीज़ भी होने का खतरा है। हाँ जी। अच्छा सईद साहब, हम आपकी तरफ आएँगे। अच्छा ये बताइए कि पहले तो हमने ये देखा कि जी ये जितनी भी जिगर की बीमारियाँ हैं इसको, और ये मैदे और जिगर की बीमारियों का एक वो होता है ना कि इसका एक कॉम्बिनेशन है जिससे ये हेपेटाइटिस फैलता है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी हमें सज्जाद साहब ने भी बताया कि जो साफ़ पानी नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से एक इसका मेन कॉज़ है। तो और क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस जो है वो फैलता है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो हेपेटाइटिस है इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि पानी की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा भी इसकी बहुत सी ऐसी वजूहत होती हैं जो हम क्या नाम है सो प्रेज़ नहीं करते। बाज़ का ऐसा होता है कि जब ये जो बाज़ारी चीज़ें खाते बाज़ारी हैं चीज़ें और खाने उनसे से बाज़ का मोस्टली जो अब तो क्या नाम हमारे मेडिकल शोबे ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो बाज़ का तो ऐसा होता था कि पहले कुछ ये जो नीडल्स वगैरह होती हैं ये बार बार यूज़ करने से भी हमें हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो बाज़ का तो जैसे जिन लोगों को इंजेक्शंस पता ये नहीं जो होता है, लगाते जिन हैं, लोगों को ओके। अवेयरनेस नहीं होती, वो एक ही इंजेक्शन बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जब हम बाज़ का जाते हैं क्या ना है माम पे जाते हैं, बाज़ का शेव करा रहे होते हैं, हेयर कटिंग करवा रहे होते हैं, वो ऐसा होता है कि एक्चुअली अब जो है माम पे जो काम कर रहे होते हैं उनको तो इतने ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, उनको इतनी बिल्कुल। ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि उन्हें पता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस है है क्या। क्या चीज़? बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने नाम ही नहीं सुना होता हेपेटाइटिस का। तो वो एक ही जो बाज़ का पहले तो बहुत ज़्यादा आम था, जो एक ही ब्लेड बार बार यूज़ काम करना, करें, एक ही बिल्कुल। उधार बार बार यूज़ करना। रीयूजेबल सिरिंजेस भी बहुत कॉमन फैक्टर था अब हाँ तो जी। जी। तो अब थोड़ा सा अवेयरनेस की वजह से, जैसे क्या नाम है इससे जो है हमारे जो कैपिटल शहर हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा अभी भी क्या नाम है इससे बहुत ज़्यादा इस पे काबू पा लिया गया। मगर अभी भी जहाँ तक हम देखते हैं कि जब हम बाज़ का क्या नाम है जो ज़्यादातर मेल को होता है जो हेपेटाइटिस, ज़्यादातर हमें इसे क्या नाम है जब हम हेयर कट करवा रहे होते हैं, ख़त करवा रहे होते हैं, शेविंग करवा रहे होते हैं, हमें ज़्यादातर 100 में से 70-80% वहाँ से भी हो सकता है हेपेटाइटिस। ओके। इसके अलावा और से बहुत सी वजूहत होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ का क्या नाम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, मसलन अब एक मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है, तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि जब बाज़ का क्या नाम है किसी को हेपेटाइटिस सी है, अगर वो ब्लड किसी दूसरे मरीज़ को दे देगा तो उसमें भी क्या होगा कि क्या नाम है हेपेटाइटिस एक से दूसरे को भी बाज़ का हो सकते हैं। तो ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हेपेटाइटिस की 5 टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा होता है कि जो बाज़ का तो क्या नाम है इसमें बी और सी से ज़रा आवाम ज़्यादा डरती है, ई का तो ज़िक्र ही नहीं सुना और ए तो बेचारा खुद ही ठीक हो जाता है। देखें, ओके। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि बाज़ का ऐसा भी होता है कि क्या नाम है सामने ना ज़्यादातर जो क्या नाम है सामने लोगों को अभी हम ज़्यादातर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, तो हम जब हेपेटाइटिस बी सी का भी उनको बोलते हैं तो वो भी डरे होते हैं कि हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट क्यों हुँ। करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की ना साइको होती है कि क्या नाम है डॉक्टर टेस्ट ज़्यादातर लिख के क्यों दे रहे हो, लिख के वजह दे क्या रहे है। हैं, बिल्कुल। हालांकि मैं एक क्या नाम पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि कोई भी जब वुमन है वो जब क्या नाम है पहली बार जब माँ बनने वाली होती है तो उसको चाहिए कि वो ये सारे टेस्ट करवाए। अच्छा होता यही है कि जब कोई सर्जरी हो रही होती है या कोई और ऐसी चीज़, मतलब हमारा कोई ऑपरेशन है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो जब आप टेस्ट करते हैं उसी में ये पता भी चलता है कि आपको एक्चुअली हेपेटाइटिस का शिकार हो चुके हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये देखें हेपेटाइटिस जो जरासीम है ये जिसे हम कहते हैं छुपा रुस्तम जरासीम है, पता नहीं ये चलता। पता नहीं चलता। क्योंकि ये जो होता है कि हमें हेपेटाइटिस बी और सी ये कई अरसे के बाद इनके अलामात डॉक्टर साहब फील होती हैं, जैसे 5 ईयर तक तो हमें कोई ओके। इनका अलामात का कोई पता बिल्कुल। भी नहीं चलता कि हमें वायरसेस है भी सही या नहीं है। तो जब हम क्या नाम है बाज़ का ऐसा होता है कि जब हमारा वायरसेस शिद्दत इख्तियार कर जाता है, उसमें बाज़ का तो ऐसा होता है कि बाज़ का तो पेट में सूजन होना शुरू हो जाती है, कई आना शुरू हो जाती है, पेन स्टार्ट होना अच्छा, शुरू हो इसके जाता है। सिम्पटम्स के बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल यहीं से बात का गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ करेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो सारी अलामात वजूहात, और उसके बाद ग्रेजुअली हम इसका इलाज भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सुबह खैर पाकिस्तान, और अब बात आज हम करें हेपेटाइटिस के ऊपर, इसके फैलाव के ऊपर, इसकी वजूहात के ऊपर। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर हैदर अब्बासी साहब ने, ये भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। उम्मीद है आप ठीक होंगे। और एक और बहुत मज़ेदार बात जो कि अपने व्यूअर्स के लिए, कि आप हमारे इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है जी, 051-233-1678। जी हाँ जनाब, अगर आपके कोई भी सवालात हैं डॉक्टर साहिबान से, हमारे गेस्ट से, हेपेटाइटिस के हवाले से, आप इसका शिकार हैं या आप उसके सिम्टम्स जान, एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट हेपेटाइटिस, आप जी नंबरों पे कॉल कीजिए और लाइव हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। नंबर आप स्क्रीन पे हमारा देख रहे होंगे। जी हैदर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सबसे पहले इसके फैलाव की कि इसकी वजूहात क्या हैं। एक हमें जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब ने हमें बताई बड़ी अच्छी मुफीद बात कि जी ये इंजेक्शंस के थ्रू हो सकता है, जैसे जो रीयूजेबल सिरिंजेस हैं आप उनको यूज़ करते हो, देन आप जो बार्बर शॉप्स होती हैं उसके अंदर, ख़ास तौर पे जो मेल के अंदर। तो और ऐसी क्या वजूहात हैं? क्या ये ह्यूमन इंटरेक्शन से भी होता है, या और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो इनके फैलाव का सबब बनती हैं? इसमें वैसे तो हेपेटाइटिस की, जैसे आपने पहले डिस्कस किया, बहुत सारे इकसाम हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है ए और ई जो है, इसको पीला यरकान कहा जाता है आम ज़ुबान में। क्योंकि आपने जैसे डिस्कस की, ज़्यादा स्वेयर नहीं होता अमूमन। ए और ई जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि आलूदा पानी की वजह से हो जाता है, और फीको ओरल रूट होता है बेसिकली इसका। तो जो खाना तैयार कर रहा है या जो सर्व कर रहा है, उसने हाथ नहीं धोए थे, या आपने हाथ नहीं धोए थे, या आपने कोई बाहर से ऐसा जूस पी लिया। गर्मी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है पीला यरकान। उसकी वजह होती है कि लोग गर्मी में बाहर से मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये नहीं पता होता कि वो जो मशरूबात मिल रहे हैं उनमें पानी साफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। तो एकदम से हम देखते हैं कि जब मौसम सरमा में पीला यरकान में इजाफा हो जाता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई तो बेसिकली आलूदा पानी से होता है। जहाँ तक हेपेटाइटिस बी और सी का ताल्लुक है, जिसको काला यरकान कहा जाता है, ये ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स सिक्रेशन से ये ट्रांसमिट होता है। अब उसमें यह है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी पेशेंट होगा, किसी जनरल फिजिशियन के पास जाएगा क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे, जब तक डॉक्टर उसको ड्रिप नहीं लगाएगा वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो गैर ज़रूरी जो ड्रिप्स लगती हैं, साइकोलॉजिकल उसको रिलीफ नहीं मिलता। और बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ज़्यादातर जो ड्रिप्स लगती हैं वो गैर ज़रूरी होती हैं। ऐसे ही, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना आप ठीक है जाएं, तो ऐसे लगता है कि मज़ा नहीं आया। तो वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो जब तक ड्रिप नहीं लगेगी ना, एक कॉन्सेप्ट है कि ताकत की ड्रिप लगेगी तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये जो ड्रिप्स हैं, गैर ज़रूरी इंजेक्शंस हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके अलावा फिर जो सर्जरीज होती हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट के, जराही या दंदान साजी के, वो प्रॉपर स्टरलाइज होने चाहिए। वो सोर्स बनता है हेपेटाइटिस बी और सी का। इसके अलावा ब्लड जो लगता है, इंतकाल खून जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है कि वो मुस्तनद ब्लड बैंक से आप लगवाएं और उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई हो। और ये तो इस तरह के जो मेडिकल रिलेटेड कॉजेज है। उसके अलावा मर्द हजरात जब हुजाम के पास जाते हैं, तो चाहिए ये उनको कि वो अपना सामान ले जाएं। अच्छा, क्योंकि जो हेयर ड्रेसर है या शेव कर रहा है, उसको अंदाज़ा नहीं है, और हर दफ़ा मेक श्योर करेंगे ब्लेड। हाँ बिल्कुल, सेहत आपकी अपनी है, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट। अगर आप घर से भी बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आप जा रहे हैं, यू डोंट हैव टाइम, तो आप अपना सामान भी लेकर के जा सकते हैं। और आप ये, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उस चीज़ से बच रहे हैं। हर दफ़ा आप नया ब्लेड इस्तेमाल करें, ये चीज़ मेक श्योर करें। इसके अलावा जो ख्वातीन जाती हैं ईयर पियर्सिंग या नोज़ पियर्सिंग, इसमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ लोग जिस्म पे नाम कुंदा करवाते हैं, टैटू बनवाते हैं। ये सारे सोर्सेज हैं। फिर आपने जो पूछा ह्यूमन टू ह्यूमन, उसमें ये है कि जो हेपेटाइटिस सी तो कम है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है, इसकी चूँकि मैंने बताया ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सिक्रीशन से ट्रांसफ़र होती है, तो गैर अज़वाजी तल्लुकात जो हैं उनसे ट्रांसफ़र हो सकता है। उसमें एहतियात की ज़रूरत है। और जो हेपेटाइटिस ए और ई है, उसका पानी, आलूदा पानी, और अगर समराइज़ करें, ए और ई जो है वो आलूदा पानी बेसिकली, और बी और सी जो है ये ब्लड एंड ब्लड बहुत सारी वजूहात हैं। जी नाज़रीन, आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपके जहनों में कोई सवाल है, कोई उलझन है हेपेटाइटिस को लेके। तो हमारा नंबर दिया जा रहा है, एक दफ़ा फिर आपको बता दें, 051-233-1678। आप अभी कॉल मिलाइए और हिस्सा बन जाइए हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग हेपेटाइटिस। जी सजाद साहब, आपके पास चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कि जी ये फैलता कैसे। अब आप ये बताएं कि बहुत सारे तो जो ए और ई हमने बात किया कि ये साइलेंट
किलर्स इनको कहा जाता है, बिकॉज इनका पता ही नहीं चलता। और जैसे हमें डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब ने बताया था कि जी ये बहुत मतलब 5 साल 4 साल, अगर हेपेटाइटिस सी की हम बात करें तो वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो हमारे अंदर हों तो फिर हमें इसको सीरियस लेना है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या है? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि साइलेंट किलर है, तो 10 से 15 साल भी इंसान को कुछ नहीं कहता जी। ठीक है। अगर क्रोनिक लिवर डिजीज CLD किसी को हो जाता है या पेट में पानी नहीं पड़ जाता, थकावट, अब ये तो एक एक्सट्रीम मोड आ गया ना कि पेट में पानी आ गया। अनिशनल जो है, अनिशनल आप जब तक इसका कुछ चेकअप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसके अच्छा, सिम्टम्स नहीं है इसके कोई? मतलब थकावट, मैं तो समझता हूँ फिर थकावट बहुत सारी बीमारी वैसी एक इज्तिमाई मसला है तो हमें हर चीज से थकावट हो रही है। हाँ, मगर ये है कि हम लोग टेस्ट कराने के भी आदी नहीं है। अगर हमें डॉक्टर साहब ने 10 टेस्ट लिख दिए हैं तो हम अपनी मर्जी के 4-5 करा लेते हैं। और हमें बड़ा एतराज भी होता है कि इतने सारे टेस्ट क्यों लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इलाज महंगा भी बहुत है और थोड़ा सा उसमें ये फैक्टर उसमें ये है साइमा के साल में कम से कम एक दफा अपना मेडिकल का जो है बजट हम नहीं बनाते घर में, हर चीज का बजट बना लेते हैं। अब मेडिकल का बजट बनाए, अनफॉर्चुनेट ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे वायरस अल्लाह माफ करे अभी हमें फेस करने हैं जिंदगी में, और जो ये कोरोना ने ही हमें ठप कर दिया है। तो इसमें ये है कि हमें मेडिकल बजट जरूर बनाना चाहिए, सेहत को प्रायोरिटी देना हमारी बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा जी गन्ने का रस पीना है, और आप जाके गन्ने का रस पी रहे हैं और साथ ही हेपेटाइटिस घर लेके आ रहे हैं। एक ही बाल्टी में वो सारा दिन आपका गन्ने का रस धो के आपको पिलाई जा रहा है। और जिसने भी हेपेटाइटिस वाले ने पिया, आप डिस्पोजेबल ग्लास में अपने सामने और फ्रेश गन्ने को लेके पहले उसको धुलवाएं, साफ करवाएं। अच्छा, गन्ने का रस सबसे ज्यादा बदनाम हुआ था हेपेटाइटिस में, तो कहते हैं जी है ही हेपेटाइटिस का गढ़, है ही है। वो बदनामी का बाइस इसीलिए बना है कि आप साफ सुथरा पहले उसको धोएं, उसे कहें हमारे सामने जो है इसका जूस और बर्तन अपने ले। और सबसे बेस्ट है कि अगर आपके दांत ठीक हैं तो फिर आप गंडेरी चूस लें, वो सबसे बेस्ट है। आप गन्ने के रस ना पिए। जिसको हेपेटाइटिस हो गया, अपना पीलिया हो गया, पीलिया यरकान, लोगों को एक काला यरकान एक पीला यरकान बस इसी तरह ही समझ आती है, ज्यादातर वो हेपेटाइटिस के चक्रों में नहीं पड़ते। तो जी C हो गया या B हो गया तो उसको काला यरकान ही कॉल करते रहते हैं। तो अगर ये मसला है तो 1 किलो गंडेरी अपने पास रख लें, अच्छी तरह वॉश करके उसको आस्ता आस्ता आप चूसते रहें सारा दिन। अच्छा, ये इतना इफेक्टिव होता है? जी इफेक्टिव उससे ज्यादा इफेक्टिव है। अब शुगर के पेशेंट को अगर जॉन्डिस हो जाता है तो शुगर के पेशेंट को जितने वो जूसेस लेता है तो वो फौरी तौर पे आपके जुज़े बदन बन के आपकी शुगर को भी हाई कर देते हैं। तो आप पल्प के साथ जूसेस अपने फ्रूट जो है वो खाना अच्छी बात है, ना कि आपको डायबिटीज़ का मर्ज है तो वो तेज़ी से आपकी शुगर को भी हाई कर दे। तो आपने अपनी एहतियाती तदाबीर के साथ आप इसको किल कर सकते हैं। अब 95 के बाद देखें इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी चीज़ें, बहुत सारी डेथ भी हुई लोगों को। जिस तरह हमें आजकल कोरोना ने डराया हुआ, इस तरह हेपेटाइटिस ने भी हमें डरा दिया था। मगर वही बात मैं करूँगा कि लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वो इतने पेशेंट भी नहीं नजर आते, लोग चेकअप भी नहीं करवाते। हमें करवाना चाहिए। और सिंध असेंबली में एक लॉ पास हुआ था कि शादी से पहले सारे टेस्ट होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगे कि होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। वो ये है कि अगर खुदा ना खासा ऐसी चीजें हैं तो पहले अब बहुत सारी मेडिसिन हेपेटाइटिस C की भी आ गई हैं, लोगों के PCR नेगेटिव हो जाते, तो वो टेस्ट शादी से पहले आप लोग ज़रूर करवा लें। अगर खुदा ना खासा ऐसी बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट करवा के, ना कि आप दूसरों में शिफ्ट करते, तो इससे बहुत सारे मसाइल का सामना जो है वो हो सकता है। जी, इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है एक और छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला हम अपने मेहमानों के साथ जारी रखेंगे। आप अगर हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल मिलाइए 0512331678 और मिलते हैं हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सुबह खैर पाकिस्तान में बात हो रही है हेपेटाइटिस के हवाले से, गुफ्तगू के इसकी क्या अलामात हैं। अभी हमने अलामात पे बात की, अभी हम आपकी तरफ चलते हैं और आप हमें बताएं कि जो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, हेपेटाइटिस की जो पेचीदगियां वंस आपको ये हो गया तो उनके बारे में थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, जो पीला यरकाना है हेपेटाइटिस A और E, उसमें हमने बात की कि वो ज़्यादातर खुद ही ठीक हो जाता है जी, मशरूबात वगैरह आप लेते हैं और फ्रूट, लेकिन ये नहीं है कि वो भी बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, बल्कि उसमें ख़तरनाक कंडीशन होती है। कुछ लोगों में वो बिगड़ जाता है
और उसको फुलनेट हेपेटाइटिस बोला जाता है। हेपेटिक फेलियर हो सकता है और ये लोग फिर आईसीयू में जाते हैं और ये बड़ा सीरियस कंडीशन होती है। तो ये नहीं है कि ये वो आप भी ए और ई की बात ए और ई की बात कर रहा हूँ, ओके। पीले कान की, ये नहीं है कि वो भी बिल्कुल तो खतरनाक, इसके क्या सिम्टम्स वो होते हैं? उसमें ये होगा कि मरीज को बेहोशी आ सकती है, गुंदगी आ जाती है, खून आना शुरू हो जाता है, लिवर काम छोड़ देता है बेसिकली। तो कहने का मकसद ये है कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये भी ख़तरनाक हो सकता है। जहाँ तक हेपेटाइटिस बी और सी का ताल्लुक है, हम बात कर रहे थे कि लोग उसको काला यरकान बोलते हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक नाम उसका रखा है, काला यरकान। उसकी ये वजह है कि वो बिल्कुल खामोशी से बैठा होता है, खामोश कातिल है, और जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे हमें पता नहीं चलेगा। कोई ऐसी ख़ास अलामात नहीं है जिनसे हमें पता चलेगा इस बंदे को हेपेटाइटिस बी या सी। तो जब वो हेपेटाइटिस बी या सी तभी लोगों को पता चलता है, जो हम आए रोज़ देखते हैं, जब कोई पेचीदगी सामने आती है और वो वक्त गुजर चुका होता है। जैसे किसी को शुरू में हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसके खून में उसको कोई अलामात नहीं है, उस वक्त वो उसको ट्रीट करवाएगा तो वो पेचीदगियों से बच सकता है। जब ये जिगर पे असर करता है तो जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। उससे अगला स्टेज होता है, पहले कंपनसेटेड सिरोसिस होता है, फिर डीकंपनसेटेड सिरोसिस होता है। ये उससे एक ओके। नेक्स्ट अच्छा, स्टेज ये होता मुझे बताइएगा, सॉरी आपकी बात में पीछे, जी। बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल था कि क्या ए और ई जो आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं, लेकिन इसकी अलामात ज़ाहिर होती है और हम एहतियात से इसको, क्या ए और सी ई जो है वो कन्वर्ट भी हो जाए, मतलब जो पीला यरकान है क्या वो काले यरकान में भी कन्वर्ट हो जाता है, या ये अलहदा वायरस हैं दोनों? ये अलग वायरस हैं, ओके। कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि किसी को बी या सी और साथ उसको ए या ई भी हो जाए। ओके। ये भी हो सकता है। अच्छा, अब जब बी और सी की बात कर रहे थे कि जिगर सिकुड़ गया, जी। इलाज नहीं हुआ, सिरोसिस हो गया, कंपनसेटेड सिरोसिस, इलाज नहीं हुआ, डीकंपनसेटेड सिरोसिस। जब डीकंपनसेटेड सिरोसिस होता है तो जो 2-3 अलामात होती हैं, पेट सूज जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है। तो अक्सर मरीज़ इमरजेंसी का रुख करते हैं कि एकदम से हमारा पेट सूजिए और पता चलता है कि पेट में पानी था। वो कहते हैं इससे पहले तो हमें कोई बीमारी नहीं थी। दूसरा ये था कि खून की उल्टी आना, क्योंकि जो आपकी जिगर सिकुड़ता है तो आपकी जो खुराक की नाली है, इसमें रगें सूज जाती हैं, जिनको वेरिसिस बोलते हैं। सही। वो किसी भी टाइम ब्लीड कर सकते हैं। जब वो ब्लीड करती हैं तो या तो आपको खून की उल्टी होती है या फिर आपको काले रंग का पखाना आता है, ओके। क्योंकि जब वो ब्लड नीचे पहुंचता है तो काला हो चुका होता है। तो लोग इमरजेंसी में आते हैं कि इससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, ये बस अभी खून की उल्टी हुई, और उस वक्त उनको पता चलता है कि उनको इतने अरसे से काला यरकान था और अब वो पेचीदा हो चुका है। इसके अलावा कुछ लोग गुनूदगी में चले जाते हैं कि चूंकि जिगर ठीक काम नहीं कर रहा और सफाई नहीं हो रही खून की, तो जब उसका असर दिमाग पे आता है तो लोग गुनूदगी में चले जाते हैं। ऐसे इन 3 अलामात के साथ लोग आते हैं इमरजेंसी में। इसके अलावा फिर भी आप ट्रीटमेंट नहीं कराते तो जब एक दफ़ा सिरोसिस हो जाता है, यानी जब आपका जिगर सिकुड़ जाता है, तो आपको हर वक्त खतरा है कि आपको लिवर कैंसर हो सकता है। ओके। यही सिरोसिस जो है ये रिस्क है लिवर कैंसर का। तो सही। ये इसकी पेचीदगी है। अच्छा, सही है। अच्छा, ये आपसे बात हो रही थी सज्जाद साहब कि ये जो फैटी लिवर है ये भी इसी की एक एक्सटेंशन है, और हमने देखा कि जो हमने फैटी लिवर की जो ये एक बड़ी कॉमन है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि लाइक अगर 10 हैं तो उसमें से 6-7 को, बल्कि आपने तो 8 की फिगर बताई थी, मैं ज़रा नाजरीन को कम डरा रही हूँ तो इसलिए 8 नहीं बोल रही, कि उसमें से ये फैटी लिवर की इतनी वो है, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए इसको आप। साइमा लोग बिल्कुल इजी लेते हैं और कोई इसकी देखभाल नहीं करते। जहाँ से हमें भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, जहाँ से प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। और ये जो बरसात का मौसम है इसमें ख़ास तौर पे आप देखें कि मक्खियाँ बिन बना रही होती हैं हर जगह पे। हम बिल्कुल। सबसे पहले होटल्स में जाते हैं तो वो हमारे सामने सुबह का कटा हुआ सलाद रख देते हैं, दही रख देते हैं, वो हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं। इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचना है, और आज के इन बरसात के मौसम में उतना ही खाना बनाएं जितना आप खा सकें। इसको फ्रिज में रख के आप ना यूज़ करें, ठीक है। दूसरा, अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, लोगों ने फ्रीज़र भरे हुए भर हैं, लिए। खुदारा 15 डेज़ के अंदर अंदर गोश्त अपना वो जल्दी खा ले जल्दी खा ले, आप प्लीज खा क्योंकि जाएं उसकी सारा न्यूट्रिशन कुछ। वैल्यू नहीं रहेगी, उल्टा आपको नुकसान होगा, ठीक है। लोगों को दे दें जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और पानी उबाल के आप अपनी ज़िंदगियों में पिएं। हम उबला बाहर से पैसे दे के महंगा पानी ख़रीद लेते हैं जिसमें यूवी अल्ट्रा वायलेट शुआएँ सारा दिन पड़ रही होती हैं। वो सुबह स्टोर वाले बाहर निकाल देते हैं, रात को अंदर रख देते हैं। बिल्कुल। तो वो गर्म पानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि गर्म किया हुआ पानी, सूरज की रोशनी में गर्म किया हुआ पानी ना इस्तेमाल करें। मैदे का कैंसर हो सकता है, आपको फुलवैरी हो सकती है जिसको हम लेकोडर्मा कहते हैं, ओके। सफ़ेद सफ़ेद से दाग जी होते जी हैं। जी। तो अब ये देखें कि स्टोमिक के डॉक्टर साहब अच्छा, चेक इन गर्म करें, पानी आपने बाहर नहीं रखना, मतलब सूरज की सूरज की रोशनी के सामने। आप देखें ना, आप जितनी ओपन बड़ी पानी। बड़ी कंपनीज हैं वो बिल्कुल। ट्रक पे सर्विस कर रही हैं सारा दिन, हमारे घरों में भी दे रही, और धूप हम इतना लगती महंगा है। पानी खरीद। हाँ, धूप में लगता जाता है। 2 से 3 उबाल दे के स्टील के देचके में रात को पानी उबाल दें, सुबह वो ठंडा हो, छान के आप इस्तेमाल कर लें, सबसे बेस्ट है।
ठीक है, और ये हमें देखना है कि हम किस तरह इन चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट पे लिवर कि अगर ट्रांसप्लांट आपका लिवर सिरोसिस, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि अर्लीस्ट स्टेज में अगर आपको पता लग जाए, बाज़ दफ़ा तो आप करवाने के कर भी नहीं सकते हैं कि बिल्कुल आप इतना ज़्यादा इट्स वेरी कॉम्प्लिकेशंस में, एक्सपेंसिव। जी हाँ बिल्कुल, जी। नहीं एक्सपेंसिव होने के अलावा इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती है कि उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। ओके तो एक तो डोनर, अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि अगर आप इसमें से एक पीस लेके लगा देते हैं तो आपका लीवर भी दोबारा उतना ही बड़ा हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। ओके। अब ये कि दिल बड़ा होना चाहिए अगर, अच्छा, मतलब अगर कोई डोनेट कर रहा है किसी जी को तो बिल्कुल, आपका लिवर मतलब वो दोबारा डैमेज से नहीं होगा, वैसे ही हो डैमेज जाए नहीं होगा, जैसे आप वैसे, ब्लड देते जी हो जी तो ब्लड बिल्कुल दोबारा बिल्कुल। बन तो जाता है। अब ओके, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, सक्सेसफुली हो रहे हैं। पहले लोग चाइना जाते थे, हमसाया मालिक में हमारे जाते थे, वो ज़रा कॉस्टली पड़ता था। अब चाइना में तकरीबन 1 करोड़ के करीब खर्चा था, या 55 लाख या 70 लाख, 2 अटेंडेंट भी साथ जाते थे। फिर ओके जब लोग वापस आते थे, जी वहाँ से ऊजिंग ही नहीं बंद हो रही, वो पानी निकल रहा है, ये ब्लड निकल रहा है, फिर ओह आपको चाइना ही जाना पड़ता था। तो अब ये है कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर जो है सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने लिखा है तो इसको जल्दी करें, इसको अच्छा डिले ठीक में है। ना कर दें कि बाद में डॉक्टर साहब कहें जी कि आपका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। अच्छा सही है। अच्छा, ये एक बड़ी बात की है अभी, वो जैसे आप होटल की बात कर रहे थे कि जी सुबह का कटा हुआ, अभी हम जब जैसे कह रहे थे कि अगर आप बार्बर शॉप पे जाएँ तो अपना रेज़र ले जाएँ। अब क्या करें, जब होटल पे जाएँ तो अपने घर से सलाद भी नहीं, फ्रेश साइमा होनी चाहिए, फ्रेश आई सलाद नो, हमारे नहीं, नहीं, सामने वो बना बिल्कुल, दें, ये जी तो एक बिल्कुल, बिल्कुल मज़ाक की जी बात है, बिल्कुल, लेकिन एहतियात बेसिकली बहुत दैट ज़रूरी वाज़ है, ऑन अ लाइटर जी नोट, बिल्कुल, बट हमें एहतियात इतनी जी ज़रूरी है लाजमी, क्योंकि अब जैसे हम बाकी इलाज की तरफ जब हम आते हैं और जब उसकी बात सुनते हैं कि जी और इतना उसमें पैसा रुपया लगता है और इतनी तकलीफ का सामना हमें करना पड़ता है, तो बेहतर है कि सलाद घर से ही ले जाएं। दिल तो यही कर रहा होता जी है। बिल्कुल। जी, आपसे हम ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि क्या अब जैसे हम ये बात करें, जो एक्सट्रीम केसेस हैं जिनके मैदे में पानी आ गया और ये जो काला जरखान आपने कहा लंग्स इफेक्ट होगी, क्या हम ठीक हो सकते हैं? ये कोई उम्मीद उन लोगों के लिए है? कितना इलाज का टाइम है इसका? देखिए बेस्ट तो यही है कि बर वक्त तशखीस हो जाए और उस वक्त इलाज हो जाए जब पेचीदगियाँ नहीं हुई, उससे लोग कतराते हैं। जब आप स्क्रीनिंग करेंगे और जब आपको पेचीदगियाँ नहीं हुई तो सबसे बेस्ट टाइम तो वो है। पहले ये था कि कुछ इंजेक्शन आते थे ट्रीटमेंट के लिए, जिनको इंटरफेरॉन बोला जाता था, तो लोग उनसे बड़ा तंग होते थे, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी थे और ओके। लोग डरते थे। अब जो अच्छी बात है वो ये कि लेटेस्ट अद्वियात ऐसी आ चुकी हैं जिनकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मोर देन 95% उनके रिजल्ट्स हैं और कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और वो गोलियों की फॉर्म में आपके खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता आपको और एक गोली आपने रोज़ाना खानी होती है, कुछ केसेस में 2 गोलियाँ होती हैं और 3 से 6 माह ड्यूरेशन होती है उनकी, डिपेंडिंग ओके। ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और मोर देन 95% रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के लिए भी बड़ी अच्छी गोलियाँ आ चुकी हैं, तो अब इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट तो ये है कि आप उस वक्त ट्रीटमेंट करवा लें जब पेचीदगियाँ नहीं हुई। सही। अब जब पेचीदगियाँ हो गई हैं तो ये बड़ा क्लियर है कि जब एक दफ़ा जिगर सिकुड़ चुका है तो वो रिवर्स नहीं होगा। अनलेस के ट्रांसप्लांट हो। हाँ, उस वक्त आप जब ट्रीटमेंट, ये नहीं कि हमने ट्रीटमेंट नहीं करनी, ट्रीटमेंट फिर भी करनी है टू स्टॉप फर्दर प्रोग्रेशन, मजीद वो ना ओके। बिगड़े, लेकिन जो हो चुका है वो रिवर्स नहीं होगा। तो बर वक्त तशखीस और इलाज, लेकिन अगर ये पेचीदगियाँ हो चुकी हैं फिर भी आप मज़ीद टाइम ज़ाया ना करें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। जो उस वक्त ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा वो ऑप्शन आपको बता देंगे, जिनमें एक ऑप्शन ट्रांसप्लांट का भी हो सकता है। एक्सट्रीम। अच्छा, ये जो स्टमक में हम कह रहे हैं कि जी पानी आ जाता है, ये भी जिगर के सही काम ना करने की वजह से होता है कि दैट इज अ जी, सेपरेट सिम्टम? ये स्टमक में नहीं बल्कि पेट में पानी आ पेट में जाता जी। है और उसकी यही वजह होती है कि जब जिगर सही काम नहीं कर रहा होता है, प्रोटीन नहीं बना पा रहा होता, तो ये उसकी एक बड़ी अलामत है कि पेट में पानी बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप हमें बताइए सज्जाद साहब, आप बहुत मेडिकल कैंप्स भी लगाते रहे हैं, तो अभी जैसे अवेयरनेस डे था WHO का 28 जुलाई को हमने मनाया, तो क्या आप देखते हैं कि हुकूमती सतह पे कोई अवेयरनेस कि इसके कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कोई कैंपेन्स होती हैं? बिकॉज़ होता ये कि आवाम को पता ही नहीं होता ना, तो ये हम लोगों का काम है, मीडिया में भी, हुकूमती सतह पे भी, आप लोग भी जैसे डॉक्टर साहिबान हैं इसकी अवेयरनेस देते रहते हैं, तो क्या हुकूमती सतह पे कुछ इकदामात ऐसे किए जाते हैं कि आवाम को अवेयरनेस जी दी जा बिल्कुल, सके? मीडिया आपके पास एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप घर घर अपना पैगाम जो है वो पहुंचा सकते हैं और गवर्नमेंट लेवल पे किया जाता है, प्राइवेट जो एनजीओज़ हैं वो भी ये काम करती हैं, वॉक वगैरह भी करती हैं, मगर ये कि अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे ख़ास तौर पर रिमोट एरियाज़ में। हमें जाके इसकी अवेयरनेस जो है वो अभी भी देनी चाहिए, मगर मैं ये समझता हूँ कि अब हेपेटाइटिस के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा जो है समझ भी चुके हैं बिल्कुल। और पहले जो फियर था लोगों का वो अब इतना ज़्यादा नहीं रहा। और दूसरा ये है कि टेस्ट
तो हम लाजमी है। वैसे भी बहुत दलेर कौम है ना, हमारा थोड़े से बाद फिर वैसे ही खत्म हो जाता तो है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें टेस्ट के बगैर जो है इसकी कोई साइन एंड सिम्टम बाज़ दफ़ा हमें नहीं आते हैं, जब तक कि हम टेस्ट ना करवा लें, और कोशिश करें कि 6 माह बाद, साल बाद अपने टेस्ट मुकम्मल करा लें, ताकि आपको पता हो कि पिछले 6 माह पहले तो मैं ठीक था, अब ये मुझे क्यों निकल आया। तो फिर अर्लियर स्टेज में ही आप अपना ट्रीटमेंट करवा जी, सकते हैं। चलें, आपका बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी सज्जाद मच। साहब आपका, हैदर अब्बासी साहब आपका, और हमारे मोहम्मद सज्जाद साहब जिन्होंने और हमारे जो डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब थे जिन्होंने हमें पहले जॉइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। और थैंक बात जो लुबे-लुबाब है आज की सारे मौज़ू का, वो यही है कि अपनी सेहत के लिए बजट निकालें, बजाय इसके कि आप जो है बिल्कुल एंड पे, लास्ट स्टेज पे इलाज से पहले अगर आप एहतियात कर लें, अपनी सेहत को प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल कीजिए। जैसे आप अपने पूरे साल का बजट, अभी जैसे सज्जाद साहब ने कहा कि एक दफ़ा आप हर साल सिर्फ एक दफ़ा अपना पूरा एग्जामिन करा लें, तो आप बहुत सारे उन मसाइल से बच सकते हैं। बहुत सारा पैसा जो आप थोड़ा सा लगा के अपने टेस्ट करवा रहे हैं और उसमें कोई डायग्नोज और इनिशियल स्टेज पे कोई चीज़ वैक्सीनेट अगर आप करवा रहे हैं अपने आप को, तो वो उस इलाज से, उस तकलीफ से आपको बहरहाल बचा रहा है जो आपकी लास्ट स्टेज पे आती है। क्योंकि वी डोंट सी इट कमिंग टू आवरसेल्व्स, हमें लगता है अगर किसी को हो गया है हेपेटाइटिस सी तो हमें नहीं होगा। तो क्योंकि एक सेहतमंद माशरा जो है वो वही एक सेहतमंद और जो एक खुशगवार या एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत दे सकता है। तो आप ज़रूर एहतियात कीजिए, अपना, अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।